नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो एक बहुत ही पेचीदा रिश्ता है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये कोई आमने सामने की जंग नहीं है। ये दशकों से चल रहा एक जियोपॉलिटिकल, एक वैचारिक टकराव है, जिसे अक्सर लोग शैडो वॉर या मतलब प्रॉक्सी वॉर भी कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके पूरे इतिहास पर रोशनी डालती है। कैसे सब शुरू हुआ, कहां से कहां पहुंचा और आज हम कहां हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि एक जमाना था जब इनके रिश्ते अब बिल्कुल अलग थे। इस चर्चा का मकसद यही है कि इस टकराव की जड़ें क्या हैं, कैसे वो शुरुआती दोस्ती या सहयोग दुश्मनी में बदला, और आज जो तनाव है उसके पीछे क्या कारण है। शुरुआत थोड़ी, जैसा मैंने कहा, चौंकाने वाली है ना। 1948 में जब इजराइल बना तो शाह का जो ईरान था वो उन पहले मुस्लिम देशों में था जिसने इजराइल को मान्यता दी। जी हाँ, ये बात आज बहुत लोगों को अजीब लग सकती है। सिर्फ मान्यता नहीं, बल्कि उनके बीच आर्थिक और सैन्य सहयोग भी था। ये आज के हालात देख के यकीन करना मुश्किल है। ऐसा क्यों था उस वक्त? हाँ, ये बिल्कुल सही है। उस समय की जो भू राजनीति थी वो बिल्कुल अलग थी। ईरान और इजराइल दोनों ही खुद को अरब राष्ट्रवाद के बढ़ते असर के सामने गैर अरब ताकतों के तौर पर देखते थे। खासकर मिस्र में जब गमाल अब्दुल नासिर का जोर बढ़ा तो उनके जो साझा रणनीतिक हित थे वो उस समय वैचारिक मतभेदों पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन फिर आया 1979, ईरान की इस्लामिक क्रांति, और उसने तो मतलब सब कुछ पलट कर रख दिया। बिल्कुल। अयातुल्लाह खुमैनी ने शाह को हटाया और जो नई सरकार आई उसने इजराइल को ज़ायोनी शासन कहा, उसके वजूद को ही मानने से इनकार कर दिया और सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए। ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव था या कुछ और भी था? वैचारिक भूचाल कह सकते हैं इसे। जो नई ईरानी हुकूमत बनी उसकी बुनियाद ही एक तरह से इजराइल विरोध पर टिकी थी। इजराइल को वो पश्चिमी साम्राज्यवाद का एक मोहरा मानते थे, इस्लामी दुनिया के लिए खतरा मानते थे। और यहीं से वो दुश्मनी की नींव पड़ी जो आज तक चली आ रही है और जिसने आगे के सारे टकरावों की दिशा तय की। अच्छा, और इसी वैचारिक बदलाव के बाद ऐसा लगता है कि ईरान ने सीधी लड़ाई के बजाय एक दूसरा रास्ता चुना, प्रॉक्सी वॉर का, है ना? इसका क्या मतलब है और ये कैसे शुरू हुआ, जरा समझाएंगी? जी, प्रॉक्सी का सीधा मतलब है कि किसी और के जरिए अपनी लड़ाई लड़ना, मतलब खुद सीधे मैदान में नहीं उतरना। ईरान के लिए ये रणनीति बहुत अहम बन गई 1980 के दशक में, और खासकर 1982 में जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। उसके बाद ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हिजबुल्लाह, हाँ जी, ये एक शिया संगठन है और हिजबुल्लाह ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी बन गया है। वो लेबनान से इजराइल पर लगातार हमले करता रहा है। 2006 का जो लेबनान युद्ध था वो इसका एक बड़ा उदाहरण है। तो इस रणनीति से हुआ ये कि ईरान सीधे टकराव के जोखिम से बच गया, लेकिन इजराइल पर दबाव भी बनाए रखा और अपना क्षेत्रीय प्रभाव भी बढ़ाया। प्रॉक्सी के साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा जो 2000 के दशक से गरमाया वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। बिल्कुल। ईरान तो कहता है कि ये शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए है, लेकिन इजराइल और बहुत से पश्चिमी देश इसे शक की नजर से देखते हैं। बिल्कुल, इजराइल इसे अपने वजूद के लिए एक सीधा खतरा मानता है। उन्हें डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, और इसी चिंता के चलते इजराइल पर कई बार आरोप लगे हैं कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने या धीमा करने के लिए गुप्त कार्रवाइयां की हैं। जैसे 2010 में स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस का हमला हुआ था। ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई हैं, और सीरिया जैसे देशों में जहां ईरान के हथियार या ठिकाने होने का शक होता है, वहां इजराइल पर हवाई हमले करने के भी आरोप लगते रहे हैं। आपने सीरिया का जिक्र किया। 2011 में जब वहां गृह युद्ध शुरू हुआ तो उसने इस टकराव को एक नया मैदान दे दिया, है ना? हाँ, सीरिया एक बहुत अहम मोर्चा बन गया। ईरान ने राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए खुलकर मदद भेजी, सैन्य मदद भी, आर्थिक मदद भी। इसमें उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी शामिल थे और उनके प्रॉक्सी लड़ाके भी। अच्छा। इजराइल ने सीरिया में ईरान की इस बढ़ती फौजी मौजूदगी को और खासकर हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाने को अपनी रेड लाइन माना। और इसके जवाब में इजराइल ने सीरिया के अंदर सैकड़ों हवाई हमले किए हैं। निशाना अक्सर ईरानी ठिकाने या हथियारों के काफिले होते हैं। बहरीन, मोरक्को, सूडान जैसे कुछ अरब देशों के साथ रिश्ते सामान्य किए। ईरान ने इसका बहुत विरोध किया था। इन समझौतों ने क्या बदला?
इन समझौतों ने मिडिल ईस्ट के जो रणनीतिक समीकरण थे उन्हें काफी हद तक बदल दिया। ईरान ने इसे अपने खिलाफ एक गठजोड़ बनाने की कोशिश के तौर पर देखा, इजराइल और अरब देशों का गठजोड़। इससे ईरान को लगा कि वो और ज्यादा अलग थलग पड़ रहा है, तो उसकी चिंताएं और बढ़ गई। हाल के सालों में मतलब 2021 से 2024 के बीच ये शैडो वॉर और तेज होता दिखा है। साइबर हमले बढ़े हैं। ईरान समर्थित गुटों ने इराक, सीरिया, यमन से इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं। लेकिन अप्रैल 2024 में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, है ना? जी, वो एक बहुत ही अहम मोड़ था। दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर एक हमला हुआ, जिसके लिए इजराइल को जिम्मेदार माना गया। उसके बाद ईरान ने पहली बार अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। पहली बार सीधा हमला। हाँ, बिल्कुल। ये प्रॉक्सी युद्ध से सीधे टकराव की तरफ एक अभूतपूर्व कदम था, हालांकि वो सीमित ही रहा। इजराइल ने अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन जैसे सहयोगियों की मदद से ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही रोक दिया, और फिर ईरान के अंदर कुछ सीमित जवाबी हमले भी किए। ये दिखाता है कि तनाव किस हद तक बढ़ चुका है। तो आज 2025 में हम कहाँ खड़े हैं? क्या सूरत हाल है? देखिए, कोई खुला युद्ध तो नहीं हो रहा है, लेकिन तनाव बिल्कुल चरम पर है। ये जो अप्रत्यक्ष या शैडो वॉर है, ये कई मोर्चों पर जारी है। साइबर हमले हो रहे हैं, ड्रोन हमले, हत्याएं हो रही हैं, सीरिया में हवाई झड़पें चल रही हैं। परमाणु कार्यक्रम को लेकर खींचतान लगातार बनी हुई है। ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क जैसे हिजबुल्लाह, हमास, यमन के हूथी, उनको सपोर्ट करना जारी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल अरब देशों और पश्चिमी ताकतों के साथ अपने गठबंधन मजबूत कर रहा है। दोनों ही पक्ष हाई अलर्ट पर है, और डर यही है कि कोई छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े टकराव का रूप ले सकती है, जिसका असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ेगा। तो हमने देखा कि कैसे ईरान और इजराइल के रिश्ते, जो कभी एक तरह के सहयोग पर टिके थे, आज गहरे वैचारिक मतभेद, क्षेत्रीय दबदबे की लड़ाई और दशकों के अविश्वास के कारण एक बहुत ही जटिल और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए। ये साफ है कि ये सिर्फ दो देशों की दुश्मनी का मामला नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ मुख्य बात ये समझने की है कि ये संघर्ष सिर्फ फौजी या राजनीतिक नहीं है। इसके पीछे गहरे वैचारिक और ऐतिहासिक कारण भी है, और बदलते हुए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, बाहरी ताकतों की भूमिका, ये सब इसे और ज्यादा पेचीदा बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह आजकल बड़ी ताकतें सीधे टकराव से बच रही हैं और प्रॉक्सी युद्ध, साइबर हमले, गुप्त कार्रवाइयों पर ज्यादा निर्भर हो रही हैं, तो युद्ध का ये जो बदलता हुआ चेहरा है, इसका भविष्य में ग्लोबल सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ सकता है?